सन 1925 में नागपुर की धरती पर कुछ युवकों ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में एक छोटा सा संगठन बनाया। उद्देश्य था प्रत्यक्ष राजनीति नहीं, बल्कि समाज को अनुशासित, संगठित और आत्मसम्मानी बनाना। यही संगठन आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस कहलाया। आज यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसका असर भारत की राजनीति और समाज दोनों पर गहरा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? हेडगेवार ने क्यों समझा कि भारत को ऐसे संगठन की आवश्यकता है? और कैसे ये छोटा समूह धीरे धीरे एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया? आइए इस यात्रा की कहानी जानते हैं। आरएसएस की उत्पत्ति समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब भारत 1920 के दशक में था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल पड़ा था। लाखों लोग विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद यह आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। इससे कई युवाओं में निराशा फैल गई। इसी समय हिंदू मुस्लिम रिश्ते भी तनावपूर्ण हो रहे थे। खिलाफत आंदोलन ने दोनों समुदायों को अस्थायी रूप से जोड़ा, परंतु उसके बाद सांप्रदायिक विभाजन और गहराता गया। जगह जगह दंगे होने लगे। उधर बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता, जो हिंदू सांस्कृतिक जागरण पर बल देते थे, सन 1920 में ही गुजर चुके थे। उनके जाने से एक खालीपन पैदा हो गया था। यही वह सामाजिक और राजनीतिक माहौल था जिसमें आरएसएस का जन्म हुआ। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1889 में नागपुर में हुआ। साधारण ब्राह्मण परिवार में पले बड़े हेडगेवार पर बचपन से ही शिवाजी और तिलक के विचारों का प्रभाव पड़ा। वे कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से भी संपर्क किया। वहीं उन्होंने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। नागपुर लौटकर वे कांग्रेस से जुड़े और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन शीघ्र ही कांग्रेस की राजनीति से वे असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगता था कि केवल ब्रिटिश शासन को हटाने से समस्या हल नहीं होगी, असली आवश्यकता थी समाज को जागरूक, अनुशासित और संगठित करना। विजयादशमी के दिन सन 1925 में नागपुर में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। उस समय केवल कुछ युवक ही उपस्थित थे, परंतु लक्ष्य स्पष्ट था, ऐसे स्वयंसेवक तैयार करना जो प्रतिदिन शारीरिक अभ्यास, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रशिक्षण लें। आरएसएस का कोई राजनीतिक घोषणापत्र नहीं था। इसका ध्येय था समाज निर्माण। प्रतिदिन की शाखा ही इसका केंद्र बनी, जहां खेल, व्यायाम, गीत और चर्चा के माध्यम से चरित्र निर्माण होता था। संगठन का गुरु था भगवा ध्वज, जो त्याग और परंपरा का प्रतीक माना गया। संघ का विचार। संघ की विशेषता उसका विचार था। हेडगेवार मानते थे कि भारत की शक्ति उसकी हिंदू सांस्कृतिक एकता में निहित है, परंतु विदेशी शासन और आंतरिक कमजोरियों के कारण हिंदू समाज जाति, प्रांत और भाषा में बंट गया था। संघ का उद्देश्य इन विभाजनों को मिटाकर बंधुत्व की भावना जगाना था। संघ प्रशिक्षण के 3 स्तंभ थे: शारीरिक क्षमता, बौद्धिक जागरूकता और नैतिक अनुशासन। हेडगेवार का मानना था कि राजनीतिक आज़ादी तभी टिकेगी जब समाज स्वयं सशक्त और अनुशासित होगा। शुरुआती वर्ष और संघर्ष। प्रारंभिक वर्षों में संघ छोटा संगठन था, जो अधिकतर नागपुर तक ही सीमित रहा। अंग्रेज इसे एक सामान्य युवा मंडली मानकर अधिक गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन हेडगेवार लगातार गांव-गांव जाकर शाखाएं स्थापित करते रहे। वे स्वयं साधारण जीवन जीते, लोगों के घरों में ठहरते और युवाओं को संगठन से जोड़ते। धीरे धीरे शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी। हेडगेवार के निधन तक संघ हजारों स्वयंसेवकों तक पहुंच चुका था। हेडगेवार का नेतृत्व सादगी और निस्वार्थ भाव से भरा था। वे प्रचार से दूर रहते और संगठन को चुनावी राजनीति से अलग रखते। उनका विश्वास था कि संख्या से अधिक महत्व चरित्र और समर्पण का है। यही उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। सन 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद संघ की बागडोर माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता था, के हाथों में आए। गुरुजी के नेतृत्व में संघ का तीव्र विस्तार हुआ। सन 1947 तक ये संगठन लाखों स्वयंसेवकों तक पहुंच चुका था।
उन्होंने संघ की वैचारिक रूपरेखा को और सुदृढ़ किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्र में रखा। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में संघ ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की, परंतु संघ का तर्क था कि उसका कार्य दीर्घकालीन सामाजिक संगठन है। उधर स्वतंत्रता के समय सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। विभाजन के दौरान हुए दंगों में संघ ने स्वयंसेवकों के माध्यम से राहत और सुरक्षा का कार्य किया। यही वो समय था जब संघ का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। स्वतंत्रता और विभाजन, संघ की चुनौती। इसी समय संघ के स्वयंसेवकों ने राहत शिविर चलाए, भोजन, वस्त्र और सुरक्षा की व्यवस्था की। स्वतंत्रता का उल्लास था, परंतु साथ ही असुरक्षा और अव्यवस्था भी थी। संघ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर समाज सेवा में दिखाई दिया। हजारों स्वयंसेवक शरणार्थी शिविरों में दिन रात काम कर रहे थे। इससे संघ का सामाजिक प्रभाव बढ़ने लगा और लोग इसे केवल युवक शाखा से अधिक गंभीर संगठन मानने लगे। नाथूराम गोसे और गांधी हत्या। गोसे एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार से थे। पहले वे हिंदू महासभा से जुड़े और बाद में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के सक्रिय समर्थक बने। गोसे का मानना था कि गांधी की नीतियां मुसलमानों के पक्ष में अत्यधिक झुकी हुई हैं। विशेषकर विभाजन और पाकिस्तान की स्वीकृति के लिए वे गांधी को जिम्मेदार मानते थे। गोसे को ये लगता था कि गांधी के अहिंसात्मक दबाव और मुसलमानों को संतुष्ट करने की नीति ने भारत को कमजोर कर दिया है। उनका आरोप था कि गांधी ने हिंदू समाज को दबाया और मुस्लिम लीग की मांगों के आगे झुककर विभाजन का रास्ता खोला। इसी कटुता और निराशा से उन्होंने ये घातक कदम उठाया। गोसे अपने युवावस्था में कुछ समय आरएसएस से जुड़े रहे थे, परंतु जल्दी ही उन्होंने उसे छोड़ दिया और हिंदू महासभा की राजनीति में सक्रिय हो गए। हत्या के समय वे न तो स्वयंसेवक थे और न ही संघ की किसी गतिविधि से प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे। फिर भी गांधी हत्या के बाद संघ पर आरोप लगे और सरकार ने तुरंत उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध और पुनर्जन्म। प्रतिबंध ने संघ को बड़ी चोट पहुंचाई। हजारों स्वयंसेवक जेल गए। संघ पर आरोप था कि यह गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है, परंतु सबूतों की कमी और स्वयंसेवकों के अनुशासन ने धीरे धीरे सरकार को नरम किया। सन 1949 में संघ ने संविधान का सम्मान करने की घोषणा की और लोकतंत्र में आस्था जताई। इसके बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। ये क्षण संघ के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत था। राजनीति में प्रवेश। भारतीय जनसंघ। प्रतिबंध के अनुभव से संघ ने सीखा कि केवल सांस्कृतिक कार्य से आगे बढ़कर राजनीति में भी आवाज होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। संघ ने सीधे राजनीति में उतरने के बजाय अपने स्वयंसेवकों को जनसंघ की ओर भेजा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता आगे आए। जनसंघ ने एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधार बनाया। साथ ही संघ ने अपनी मूल शाखा गतिविधि को और मजबूत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा प्रकल्प चलाए गए। संघ ने सामाजिक सेवा को अपने संगठन का दूसरा आधार बना दिया। धीरे धीरे इसकी शाखाएं लाखों की संख्या में फैलने लगीं। 70 के दशक तक संघ स्वयं को केवल सांस्कृतिक संगठन कहता रहा, परंतु उसके स्वयंसेवक राजनीति, शिक्षा, मजदूर और किसान संगठनों में भी सक्रिय हो चुके थे। आपातकाल और संघर्ष। सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। संघ पर फिर प्रतिबंध लगा और हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, परंतु यही आपातकाल संघ के लिए अवसर भी बना। भूमिगत आंदोलन में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब सन 1970 के दशक के अंत में जनता पार्टी बनी, तब संघ से जुड़े जनसंघ नेता उसमें शामिल हो गए। ये पहली बार था जब केंद्र की राजनीति में संघ की शाखा सीधे सत्ता तक पहुंची। सन 1980 में जनता पार्टी बिखर गई। तब जनसंघ धारा से जुड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना की। प्रारंभ में भाजपा ने गांधीवाद और समाजवाद को अपनाने की कोशिश की, परंतु चुनावों में सफलता नहीं मिली।
आगे चलकर लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने हिंदू सांस्कृतिक पहचान को मुद्दा बनाया। अयोध्या आंदोलन ने इसे जनाधार दिया। धीरे धीरे भाजपा राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा बन गई। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन। आज आरएसएस केवल एक संगठन नहीं बल्कि संगठनों का परिवार है, जिसे संघ परिवार कहा जाता है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, ऐसे सैकड़ों संगठन संघ से जुड़े हैं। नागपुर की छोटी शाखा से शुरू हुआ ये संगठन आज लाखों शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों तक पहुंच चुका है। यह न केवल राजनीति बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में सक्रिय है।